हेलो दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा स्मार्ट रेलवे स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फैक्ट्री एक्ट 1948 और कारखाना अधिनियम 1948 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सम्मिलित सभी प्रश्नों को लेटेस्ट डिपार्टमेंटल एलडीसी परीक्षाओं के आधार पर तैयार किया गया है और इस टॉपिक से सभी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आप इस टॉपिक से परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सके। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं, रास्ते में चाहे कितनी भी परेशानी आए वो थकते नहीं। तो देर किस बात की, आइए इसी जोश और उत्साह के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं पहले प्रश्न के साथ। दोस्तों, पहले प्रश्न में पूछा गया कि फैक्ट्री एक्ट 1948 कब लागू हुआ। तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 1949। तो इस बात को आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये फैक्ट्री एक्ट का नाम 1948 है, लेकिन ये लागू 1 अप्रैल 1949 को हुआ है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलने से पहले देख लेते हैं कुछ इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है, तो इसका जो टाइटल है वो द फैक्ट्री एक्ट 1948 है। उसके बाद हमने इसकी बात की कि ये लागू कब हुआ, तो ये 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ। और इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो दोस्तों, ये सभी रेलवे वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट, जैसे कि रेलवे वर्कशॉप है हमारे की बड़े बड़े वर्कशॉप हैं यहाँ पे कि अगर वेस्टर्न रेलवे में बात करें तो दाहोद वर्कशॉप, और अगर सदर्न रेलवे में बात करें तो तिरुचिरापल्ली गोल्डन रॉक। और अगर प्रोडक्शन यूनिट की हम बात करें तो प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे जो हमारे आईसीएफ है, आरसीएफ है और रायबरेली है। दोस्तों, एमसीएफ भी प्रोडक्शन यूनिट के अंतर्गत ही आता है। तो यह इन सभी पर ये फैक्ट्री एक्ट 1948 लागू होता है। लेकिन दोस्तों, यह जो फैक्ट्री एक्ट होता है डज नॉट एक्सटेंडेड टू लोको शेड्स एंड सीएनडब्ल्यू डिपो, मतलब कि जो हमारे लोको शेड होते हैं और सीएनडब्ल्यू होते डिपो हैं उन पर ये लागू नहीं होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि ये फैक्ट्री एक्ट आखिर बनाया क्यों गया है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि वर्कर हैं उनको से कि ज़्यादा काम करवाया जा सके, क्योंकि एक लिमिट में अगर जो समय सीमा है तय करता है, ये समय सीमा तय करता है कि कितने समय के लिए वर्कर से काम 1 वीक में करवाना चाहिए। तो और उसी के साथ इसमें ये प्रोविजन किया गया है कि उनको क्या वेलफेयर, क्या मतलब फैसिलिटी दी होगी, सेफ्टी से रिलेटेड क्या उनको सुविधाएं प्रदान होगी, हेल्थ के लिए क्या सुविधाएं देंगे, उनको कितने घंटे काम करवाना है, और इनका अगर कोई भी वर्कर समय से ज़्यादा काम करता है तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी। यह सब को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया। दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस है। आखिर सबसे पहले देखते हैं कि आखिर फैक्ट्री होती क्या है। तो ये फैक्ट्री है, इसकी 2 डेफिनेशन यहाँ पे दी। पहली फैक्ट्री की जहां पर 10 या 10 से अधिक वर्कर 12 महीने से काम किए हो, और जो मैन्युफैक्चर प्रोसेस है उसमें ये सम्मिलित हो, तो उस केस में। और इसमें इसके साथ साथ एक और चीज पूछी जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 10 और मोर वर्कर आर वर्किंग। तो यहाँ इसी के साथ यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिखी विद द एड ऑफ पावर, मतलब पावर के साथ अगर कहीं पे 10 वर्कर काम किए हैं, 10 या 10 से अधिक, तो इसमें फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत उस प्रीमिसेस को लिया जाएगा। या फिर दूसरी डेफिनेशन में जहां पर 20 या 20 से अधिक वर्कर लास्ट 12 महीने में काम किसी भी दिन 1 दिन काम किए हैं, और उसके अंतर्गत यहाँ विदाउट पावर, इसमें 20 वर्कर जहाँ पे दिए होंगे वो विदाउट पावर, और 10 वर्कर जहाँ पे दिया विद पावर के साथ काम किए, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। वो प्रीमिसेस इस फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत आएगी। दोस्तों, बट इसके अंतर्गत जो माइन सब्जेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ द माइंस एक्ट 1952 इसके अंतर्गत नहीं आता है। मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू द आर्म्स फोर्स ऑफ द यूनियन ये भी इसके अंतर्गत नहीं आती है। रेलवे रनिंग शेड, होटल, रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेस जो भी हैं ये सब इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। दोस्तों, अगली डेफिनेशन देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जहां भी किसी चीज को बनाया जाता है, उसमें कुछ चेंजेस किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, ऑर्नामेंट, फिनिशिंग, पैकिंग, सीलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, मतलब ये सब कुछ वहां पे ब्रेकिंग और एडप्टिंग।
किया जाता है और उसके बाद इसे ट्रांसपोर्ट का ये डिलीवरी या डिस्पोजल जो भी किया जाता है उसको इसके अंतर्गत हम मैन्युफैक्चरिंग में मानते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली परिभाषा की तरफ। ये परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों ही परिभाषा ऑक्यूपायर की, कि ऑक्यूपायर ऑफ ए फैक्ट्री मींस द पर्सन हु हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। तो जो फैक्ट्री होती है उसके कामकाज पे उसका पूरा नियंत्रण हो तो उसे हम ऑक्यूपायर कहते हैं। और वर्कर की अगर बात करें हम, वर्कर की डेफिनेशन देखें तो कोई भी पर्सन जो कार्य करता हो उसके अंदर डायरेक्टली या बाय किसी एजेंसी के थ्रू या किसी मीडिएटर के थ्रू और विदाउट नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयर, चाहे उसको जो मालिक हो उसका पता हो या नहीं हो, और उसको वेदर फॉर जो कि सैलरी या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किसी भी एरिया में, मतलब वो मशीन फैक्ट्री के किसी भी एरिया में वो सम्मिलित हो तो उसको वर्कर के रूप में हम काउंट करते हैं। लेकिन दोस्तों जो आर्मी में काम करते हैं, मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन, तो वो संघ हमारे देश के जो आर्मी के जो मेंबर है वो इसमें काउंट नहीं किए जाते। अगले परिभाषा को जान लेते हैं दोस्तों। जिस पर्सन की आयु 18 साल हो गई हो उसे हम एडल्ट कहते हैं। वयस्क किसको कह सकते हैं? एडोलेसेंस, किशोर अवस्था, जो कि 15 साल से अधिक लेकिन 18 साल से कम, उसको हम इसमें गिनेंगे। लेकिन दोस्तों जो चाइल्ड होता है वो 14 साल से अधिक होता है और 15 साल से कम होता है, उसको चाइल्ड कहते हैं। यंग पर्सन मीन्स ए पर्सन हु इज आइदर चाइल्ड और एन एडोलेसेंस, जो या तो बच्चा हो या फिर किशोर अवस्था में हो, उसे यंग पर्सन की उसमें हम काउंट कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं, ये डेफिनेशन, ये लास्ट 3 डेफिनेशन और हम देख लेते हैं कि यहाँ कैलेंडर में लास्ट पीरियड हम जो 12 मंथ हैं, 12 महीने हैं जो जनवरी से स्टार्ट होते हैं, उसे हम जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके दिसंबर 31 दिसंबर तक के जो पीरियड होता है उसको हम कैलेंडर ईयर में काउंट करते हैं इस फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग। और डे की अगर बात करें तो 24 आवर्स को हम डे मिडनाइट से काउंट करते हैं 24 आवर्स। वीक, और एक वीक में जो 7 डेज का पीरियड होता है रात को सैटरडे नाइट से, तो उसे हम वीक में काउंट करते हैं। 7 दिन का पीरियड वीक हो गया, 24 घंटे का समय डे हो गया और 12 महीने का समय ईयर हो गया। तो दोस्तों हम अब यहाँ इससे जुड़े बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं एग्जाम में उन पे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि फैक्ट्री अधिनियम नियोक्ता मतलब मालिक पर अपने श्रमिकों के संबंध में निम्नलिखित दायित्व होते हैं, मतलब उनके क्या क्या कर्तव्य हैं। तो हेल्थ, ऑप्शन दिया है हेल्थ, बी में दिया है सेफ्टी, तीसरे में दिया है वेलफेयर, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। अभी हमने जाना कि जो फैक्ट्री एक्ट है उसके अंतर्गत अगर कोई प्रेमिसेस आती है तो वहां का जो एम्प्लॉयर होता है या मालिक कहें हम उसको, तो उसको व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं, सेफ्टी से रिलेटेड सुविधाएं और जो उनके वेलफेयर से संबंधित सुविधा है वो प्रोवाइड करवानी होती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमने अब ये ऑप्शन में दिया गया है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। तो हमने पढ़ा कि अभी जो वर्कर की सेफ्टी और हेल्थ है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो बी वर्किंग ऑफ एम्प्लॉय आवर्स, तो हमने अभी भी बात की थी थोड़ी देर पहले कि कितना एम्प्लॉय को काम करना है या नहीं करना है, ये भी इसके बारे में बताया गया है। सी माइन सब्जेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ द माइन एक्ट 1952, तो खदान के बारे में जो अधिनियम है वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। और डी तो हमको पता ही है कि वेलफेयर के लिए वो काम किया ही हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है थर्ड प्रश्न का। फोर्थ प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों फोर्थ प्रश्न में पूछा गया कि फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत किसी फैक्ट्री को शामिल करने के लिए आवश्यक श्रमिकों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो जैसा कि हमने जाना कि विद और विदाउट पावर, अगर 20 आदमी विद पावर और 10 आदमी विदाउट पावर अगर लास्ट 12 महीने में काम किए हैं तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगले प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार फैक्ट्री का अर्थ उसके परिसर सहित कोई भी परिसर है जहां यहाँ पे खाली जगह या अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं या पिछले 12 महीने में किसी भी दिन काम कर रहे हैं और जिसके
किसी भी हिस्से में बिजली की सहायता से बिना विनिर्माण प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पे कुल मिला के इस प्रश्न में यही कुछ लग बढ़ा रहा है, लेकिन इसमें यही पूछा गया है कि लास्ट 12 महीने के अंतर्गत विदाउट पावर अगर किसी भी दिन कितने आदमियों ने काम किया है कि वो प्रेमिसेज फैक्ट्री के अंतर्गत आ जाए। तो हमने देखा था कि विदाउट पावर अगर 20 वर्कर किसी भी हिस्से में फैक्ट्री के में काम किए हो तो वो आएंगे, और विद पावर 10 आएंगे। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आंसर 20 है वो सही है, मतलब कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं आज का जो ट्रेंड में चल रहे हैं, क्योंकि जो एपीओ की एग्जाम हुई थी उसमें ये ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें पूछा गया है कि कारखाना अधिनियम के अनुसार श्रमिक की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से जो यहाँ पे कथन दिए हुए हैं कौन से सत्य हैं। तो कर्मचारी का अर्थ है पहले सीधे या किसी एजेंसी के माध्यम से, मतलब वो उसमें काम कर रहे हो। मुख्य नियोक्ता मतलब प्रमुख जो वो है मालिक है उसकी जानकारी के साथ या उसके बिना उसमें काम कर रहे हो, चाहे पारिश्रमिक के लिए हो या फिर किसी भी विनिर्माण प्रक्रिया में काम कर रहे हो। तो ये चारों ही ऑप्शन हमने देखे थे कि वो उसमें अगर सम्मिलित हैं तो वर्कर वो फैक्ट्री एक्ट में आएंगे। चारों ऑप्शन करेक्ट दिए हुए हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 1, 2, 3 एंड 4। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जो रेलवे फैक्ट्री एक्ट है वो इसमें से जो जहाँ 4 ये कथन दिए गए वो उसमें इंक्लूड नहीं है। तो हमने देखा था कि ये जो एक्ट है ये माइन प्रोजेक्ट मतलब कि जो खदानें हैं उससे रिलेटेड जो एक्ट है 1952 क्या उसमें आता है। तो हमको पता है कि ये उस पे नहीं आता है, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग तो जो आर्म फोर्स है हमारे देश की वो भी इसके अंतर्गत नहीं आती है। रेलवे रलिंग सेड या फिर डिपो भी CNW डिपो भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। फोर्थ जो कथन दिया हो गया है उसमें होटल रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेस वो भी इसके अंतर्गत नहीं आते। तो मतलब कि चारों के चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। और यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात नहीं पूछा गया, डज नॉट इंक्लूड, तो मतलब कि ये चारों के चारों करेक्ट है। यहाँ पे अगर वो एक और ऑप्शन दे सकता है किसी को हटा के कि इनमें से कोई नहीं, तो और आपने डज नॉट नहीं पढ़ा तो बस आपका प्रश्न सीधे सीधे गलत हो जाएगा। तो प्रश्न को सही से पढ़ना जरूरी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जी प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार किशोर अवस्था का क्या अर्थ है, मतलब एडोलेसेंस अवस्था का क्या अर्थ है। ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ द बट नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर, लेकिन 18 साल अगर उसने कंप्लीट नहीं किए तो उसको हम एडोलेसेंस कहते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर अगर उसने। और अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अगर फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार वयस्क मतलब एडल्ट का अर्थ वह व्यक्ति है जिसने अपनी कितनी आयु पूरी कर ली, तो जिसने 18 वर्ष पूरी कर लिया तो उसे हम एडल्ट में काउंट करते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया कि एक रेलवे कार्यशाला मतलब वर्कशॉप के लिए कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार कारखाना के अधिभोक्ता कौन होता है, मतलब कि उसका जो ऑक्यूपायर है वो कौन होता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो CWM है जो वर्कशॉप है, या उसका जो ऑक्यूपायर होता है वर्कशॉप का। तो ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है कि वैधानिक मतलब कि जो स्टाफ की वैधानिक स्टाफ कैंटीन की स्थापना इनमें से किसके प्रावधानों के अंतर्गत आती है, मतलब कि जो स्टाफ के लिए कैंटीन किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो कर्मचारी है उसके लिए उन्होंने नंबर ऑफ कर्मचारी तय किए होंगे, इतने कर्मचारी होंगे 250 कर्मचारी होंगे तो तब जाके कैंटीन की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है अगले प्रश्न में कि कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार रेलवे प्रशासन को उन रेल वर्कशॉप या प्रतिष्ठान जो भी प्रेमिसेज है में कैंटीन प्रदान की जानी चाहिए और उनका रखरखाव करना चाहिए जिसमें कि अधिक व्यक्ति काम कितने से ज्यादा व्यक्ति काम कर 250 या 250 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं तो वहां पे कैंटीन की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
दोस्तों प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है कि फैक्ट्री में बच्चों के लिए पालनहार मतलब कि जो क्रैंच जिसको कहते हैं की व्यवस्था के लिए न्यूनतम कितनी महिलाएं कर्मचारियों का वहां पे कार्य करना जरूरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 30 महिलाएं वहां पे कार्य करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कारखाना में मतलब वर्कशॉप में काम करने के लिए कम से कम कितने मजदूर पर फर्स्ट एड बॉक्स लगाना चाहिए, मतलब कितने कर्मचारी वहां पे होने चाहिए कि फर्स्ट एड बॉक्स वहां पे लगाया जाए। तो अगर 150 कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट एड बॉक्स वहां पे लगाना होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है कि अगर किसी कारखाने में कार्यरत मजदूरों की कितनी संख्या होने पर एम्बुलेंस रूम होना अनिवार्य है, मतलब होना चाहिए वहां पर। तो अगर वहां पर 500 कर्मचारी है तो वहां पे एम्बुलेंस रूम होना अनिवार्य है। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है कि किसी भी कारखाने में कार्यरत मजदूरों की संख्या कितनी होने पर एम्बुलेंस रूम मतलब प्रदान करवाना जरूरी है। तो वहां पे जो ए इज द करेक्ट आंसर, मतलब 500 कर्मचारी अगर किसी कारखाने या वर्कशॉप में कार्यरत है तो वहां पर एम्बुलेंस रूम होना चाहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया कि किसी भी दस्तावेज में श्रमिक की संख्या कितनी होनी चाहिए कि वहां पर एक वेलफेयर इंस्पेक्टर की नियुक्ति करनी पड़े। तो जो 500 वर्कर अगर किसी वर्कशॉप में कार्य करते हैं या किसी प्रीमिसेस में कार्य करते हैं जो फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत आती है तो वहां पर एक वेलफेयर इंस्पेक्टर होना जरूरी है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। हम पूछा गया है कि जो फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत निम्नलिखित का मिलान कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑप्शन इधर दिए हुए हैं और इधर सेक्शन के साथ और 5 ऑप्शन इधर दिए हुए हैं, तो इनका हमको मिलान करना है। तो कैंटीन के लिए हमको पता है कि 250 वर्कर जहां भी होंगे तो वहां पर कैंटीन होना आवश्यक है। तो एक में डी, सी और डी में दिया हुआ है तो हमें आगे देखना होगा। तो दूसरे में लंच रूम कहाँ पर होना चाहिए, तो जहां पर 150 वर्कर है वहां पर लंच रूम होना चाहिए। तो 2 में से किस में दिया हुआ है, सी में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शनों का आपको देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो ही ऑप्शन थे, 2 तो हमने पहले एलिमिनेट कर दिए। तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर सबसे बेस्ट मेथड होता है, जो कि मेरी ओपिनियन है कि आपको एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पर इसको करना चाहिए। बाकी आपको देख लेते हैं कि क्रंच में तीसरे में सही है कि नहीं। तीसरे में जो क्रंच होता है धारा 48 के अंतर्गत वहां पर 30 महिलाएं काम करती हैं तो होना चाहिए। तो ए तीसरे में ए करेक्ट है। और यहाँ पर वेलफेयर ऑफिसर कल्याण अधिकारी, तो यह 4 में ई करेक्ट है बिल्कुल। और 5 में जहाँ फर्स्ट एड बॉक्स, जहाँ 150 कर्मचारी वर्कर हैं तो वहां पे फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। तो 5 में बी। तो इस तरीके से ये जो सी इज द करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड, जब भी मिलान का प्रश्न है तो एलिमिनेशन मेथड यूज करें, जो कि बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। क्योंकि अगर आपको 2 भी ऑप्शन का कभी कभार पता होता है तो उससे ही वो करेक्ट हो जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा गया कि दुर्घटना की सूचना किस अधिकारी को किन परिस्थितियों में देना अनिवार्य है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कारखाना निरीक्षक को तथा कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर या दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कार्य करने में असमर्थ होने पर 48 घंटे के अंतर सूचित किया जाएगा। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर कोई भी घटना घटती है तो 48 घंटे का अंतर तो उसको सूचित किया जाना जरूरी है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है कि कारखाने में कार्यरत श्रमिकों के लिए कार्य के अधिकतम घंटे का नियम किस कानून के तहत बाध्यकारी है, मतलब किस कानून में ये इम्पोज किया गया। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 जिसके बारे में हम आज अध्ययन कर रहे हैं वो इसके लिए इसका प्रावधान उसमें दिया गया है। तो थोड़े से हमने जो पहले हैं वहां पर जो मेजर प्रोविजन थे वो देख लिए थे, लेकिन अब हम यहाँ पर हम जो समय से संबंधित जो प्रोविजन इसमें दिए हुए हैं उनको जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आवर्स ऑफ वर्क है तो किसी कर्मचारी को इस एक्ट के तहत जो प्रोविजन दिए हुए हैं तो 48 आवर्स इन ए वीक, मतलब एक वीक में 48 घंटे का काम करने का प्रोविजन है और 9 घंटे, एक दिन में 9 घंटे काम करने का। लेकिन एक स्ट्रेच की अगर बात करें, ए पीरियड ऑफ सेल नॉट बी एक्सीड 5 आवर्स, मतलब कि अगर कंटिन्यूसली वो काम करता है तो एक बार में 5 घंटे से ज्यादा वो कार्य करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसे आधे घंटे का जो
इंटरवल है वो दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं, ये द ओवर टाइम द स्प्रेड ऑफ इंक्लूडिंग रेस्ट पीरियड विल शैल नॉट बी स्प्रेड फॉर मोर देन 10 आवर्स। ये 10 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और जब भी कर्मचारी अगर अपनी निर्धारित सीमा से ज़्यादा कार्य करेगा तो ओवर टाइम उसे जो दिया जाता है उसकी रेट उसकी ओरिजिनल सैलरी से डबल होती है। तो हमने यहाँ पे जान लिया दूसरा पॉइंट भी कि सैलरी अगर उस कर्मचारी की डबल होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट में अगर कोई भी वर्कर है वो 7 से 9 वर्कर वुड वर्क बिटवीन 7 PM टू 6 AM, मतलब कि जो भी केवल रात के टाइम महिला इसमें काम नहीं करेगी इस एक्ट के अंतर्गत जो बताया गया है। दोस्तों बाकी चीजें इसमें नॉर्मल है, लेकिन बस जो तीसरा पेमेंट ऑफ ओवर टाइम है ये भी हमने जान लिया। तो चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्नों को। दोस्तों ये प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है कि नो वुमन शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन द आवर्स। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है कि एक्सेप्ट किस, यहाँ पे गलती हम यही कर देते हैं, हमने अभी जान के आए वहां पर कि 7 PM से 6 PM के अंतर्गत कोई भी महिला है काम नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक लाइन दी हुई है एक्सेप्ट कि किस समय को छोड़कर, तो आपको सही से पढ़ना है इस प्रश्न को। नो वुमेन शैल बी एम्प्लॉयड, कोई भी महिला इस समय, कौन से समय को छोड़कर, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 6 AM से 7 PM के बीच में एक महिला वर्कर है इसमें कार्य कर सकती है। तो यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़े। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों तो ये जो ऑप्शन ये 20 था इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो प्रश्न नंबर 21 है इसमें पूछा कि जो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स आर इम्पोज्ड बाय, कौन से, हमने जो अब जान लिया था कि फैक्ट्री नियम के अंतर्गत आता है, इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है कि कारखाना अधिनियम के तहत प्रति सप्ताह काम के कितने घंटे तय किए गए हैं, मतलब कितने घंटे कार्य करना है। तो 48 घंटे हमने अभी जाना। और पर डे की अगर बात करें तो 9 आवर्स में होते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया है कि फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार एक बालिग, मतलब जो एडल्ट होता है वर्कर, श्रमिक के लिए एक कार्य सप्ताह में कार्य के अधिकतम जो घंटे किए गए, तो हमने देखा था कि 48 घंटे उसमें तय किए गए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है कि 1948 और 1987 से आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो, ये केवल जो इसमें मेजर अमेंडमेंट हुए थे उसके बारे में बताता है। ये भी फैक्ट्री अधिनियम के अधिनियम ही है फैक्ट्री। तो इसमें पूछा गया 1948 और 1987 के फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार किसी भी वयस्क श्रमिक को प्रति सप्ताह, मतलब एक सप्ताह के अंतर्गत कितने घंटे और प्रतिदिन कितने घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं है। तो हमने देखा था कि एक कर्मचारी को 48 घंटे वीक में और 9 घंटे पर डे से में काम करने की अनुमति नहीं है। अगर उससे ज़्यादा वो काम करता है तो उसे अपनी सैलरी की डबल सैलरी देने का प्रावधान है समय से अधिक करने के लिए, काम करने के लिए। तो दोस्तों अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले प्रश्न 25। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया कि फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार एक श्रमिक एक दिन में अधिकतम कितने घंटे, तो हमने देखा था कि 9 घंटे का जो कार्य है वो करता है इंक्लूडिंग द रेस्ट। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न 26 में पूछा गया कि जो वेलफेयर के लिए, हमने देखा था कि वेलफेयर के लिए कौन कौन से प्रोविजन प्रावधान किए गए हैं वो फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत। तो जो फैक्ट्री प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट एड अप्लायंस, मतलब कि फर्स्ट एड बॉक्स लगा होना चाहिए, बिल्कुल उसमें प्रावधान किया गया कि अगर 150 से अधिक वर्कर कहीं पे काम कर रहे हैं, 150 या 150 से अधिक, तो वहां पर इसका प्रावधान होना चाहिए। और उसके बाद दूसरा प्रोविजन ऑफ कैंटीन, बिल्कुल इसमें भी वो भी प्रावधान किया गया। हमने देखा था कि 250 वर्कर जहाँ पर हैं वहां पर इसका प्रावधान होना चाहिए। और रेस्ट रूम का प्रावधान भी होना चाहिए, दिया गया उसमें। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, मतलब डी इसमें करेक्ट आंसर। दोस्तों आप देख रहे हो कि मैं इनमें बार बार इसलिए आपको बोलता हूँ कितने वर्कर कहाँ पर है, क्योंकि जिससे कि आपको चीजें याद हो जाए और आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े चीजों को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 27 इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोविजन अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैटरनिटी लीव है, उसका प्रावधान यहाँ पर कहीं नहीं दिया हुआ है।
तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया कि जो अलाउएबल मैक्सिमम ओवर टाइम है वो कितना हो सकता है। तो ये इसमें जो पर क्वार्टर मतलब 3 महीने की बात कर रहे हैं, तो जो 50 घंटे जो 75 आवर्स है उससे ज़्यादा ये नहीं हो सकते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29 है, उसमें पूछा गया है कि कारखाना अधिनियम के तहत निर्धारित घंटों से अधिक कार्य करने पर किस दर से ओवरटाइम का भुगतान किया जाता है। तो हमने देखा कि जब भी कोई कर्मचारी अपने निर्धारित समय से ज़्यादा काम करता है तो उस जो ज़्यादा आवर्स के लिए जो काम किया उसके जो सैलरी मिलती है वो डबल रेट से, उसकी ओरिजिनल सैलरी से डबल रेट से उसको दिया जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, डबल वेज ऑफ द ऑर्डिनरी वेज। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है कि फैक्ट्री अधिनियम की धारा 79 के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी जिसने एक कैलेंडर वर्ष की बात करें तो हमने 1 जनवरी से इसको मानते हैं, वर्ष के दौरान कारखाने में पिछले खाली जगह दिन या उससे अधिक अवधि के लिए काम किया है तो उसे अगले कैलेंडर वर्ष के दौरान पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए प्रत्येक कितने दिनों के लिए 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी। तो यहाँ पर जो फैक्ट्री ये नियम है इसमें दिया गया कि अगर 240 प्रीवियस ईयर में 240 अगर उसने काम किया गया 240 दिन तो 20 दिन के लिए एक छुट्टी देने का उसका प्रावधान आर्टिकल इसके जो सेक्शन 79 है उसमें दिया गया है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 में पूछा गया है कि फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार किसी फैक्ट्री में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो इसके लिए न्यूनतम आयु है, हमको पता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करना कहीं भी वो नहीं है, काम करना का प्रावधान नहीं है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 32 में पूछा गया है कि फैक्ट्री अधिनियम 1948 के प्रावधानों का उल्लंघन के लिए जुर्माना कितना किया जा सकता है। तो इसमें जो जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है, 2 साल तक जेल और 1 लाख तक का जुर्माना या फिर दोनों भी उसको किए जा सकते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 में पूछा गया कि ये प्रश्न हमने 1948 मिनिमम वेज एक्ट पिछली वीडियो में देख लिया था, लेकिन वहां प्रश्न रह गया था तो इसको इसमें इंक्लूड कर लिया है मैंने कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार अनुसूचित रोजगार में मजदूरी की समीक्षा वर्षों में से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कितने वर्षों में उसकी समीक्षा रिव्यू किया जाना चाहिए उसे एम्प्लॉयमेंट को। तो ये 5 वर्ष का जो समय होता है उसमें उसको रिव्यू किया जाना चाहिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों प्रश्न नंबर 34 इसमें पूछा गया है कि कारखाना जो वर्कशॉप होता है की दीवारों जिस पर सफेदी हुई है वहां कितने समय बाद पुनः सफेदी की जानी चाहिए। मतलब दोबारा व्हाइट वॉश कितने पीरियड बाद किया जाना चाहिए। तो इसके लिए 14 माह का जो समय होता है उसके अंतर्गत उसे दोबारा से व्हाइट वॉश किया जाना चाहिए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इससे रिलेटेड जो व्हाइट वॉश और पेंटिंग से रिलेटेड कुछ और प्रावधान है उसे हम जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोविजन के अंतर्गत ये आता है। तो इसमें अगर किसी भी रीपेंट जो जिसको रीपेंट करना है जो वर्कशॉप है उसको दोबारा से पेंट करने का जो 5 साल में यहाँ पे प्रावधान दिया गया है, एटलीस्ट वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 साल में उसको रीपेंट करना है, रिवार्निश करना है। और व्हाइट वॉश और कलर के लिए यह जो समय दिया है यहाँ पे 14 मंथ का समय दिया हुआ है। और सभी डोर और विंडो को पेंट करने का जो समय दिया है वो भी यहाँ पे 5 साल का दिया हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों प्रश्न नंबर 35 यहाँ पे 5 लिखना है, 35 है। उसमें पूछा गया है कि कारखाना के अंतर्गत विभिन्न दरवाजों और खिड़कियों जिन पर रंग हुआ है उन पर पुनः कितने समय बाद रंग होना चाहिए। तो 5 साल का हमने अभी देखा, तो उसमें 5 साल बाद रंग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर मुझे आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और अगर आपको लगे कि ये चैनल आपके लिए उपयोगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।